धन्यवाद। मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे बीच विवेक राजपूत जी पधार चुके हैं। वेबिनार प्रारंभ करने से पूर्व आइए सर्वप्रथम ईश्वर की वंदना करें, कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम। तो हथेलियों का ग्रहण करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। आज का वेबिनार विवेक राजपूत जी हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं, और मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे अध्यक्ष DN शुक्ला जी वो आए और डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें और वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज जैसा कि बहुत ही सौभाग्य का दिन है, 15 अप्रैल 2022 हमारे लिए, ऋषिकुल योगपीठ परिवार के लिए और आम जनमानस के लिए, क्योंकि आज ये मुख्य वक्ता हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में 162वां महासत्र, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर विवेक राजपूत जी उपस्थित हुए हैं बुल्डाना महाराष्ट्र से, और अपने आप में अपने विषय में एक अच्छा सा अनुभव रखने वाले। आज का जो मुख्य विषय रहेगा स्वास्थ्यवृत्त दिनचर्या, आयुर्वेदा एवं योग पर परिचर्चा होगी, क्योंकि आज के इस मॉडर्न युग में आवश्यक है, जरूरी है आयुर्वेद और योग का जो है इसके सानिध्य में, मतलब अपने दिनचर्या को मेंटेन करें सभी लोग, तो उन्हें बहुत सारा इसका लाभ मिल सकता है। तो सभी लोग फेसबुक लाइव माध्यम से आज जुड़े रहें और हमारे इस वेबिनार महासत्र में, जिससे उन्हें लाभ पहुंच सके, और YouTube चैनल के माध्यम से भी आपको लिंक जारी किया जाएगा, जो आप बार बार हमारे इस वीडियो को देख करके बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे चलते हैं अनुपम कुमार जी के पास, जो राज्य बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, और वो आएंगे और आमंत्रित करेंगे डॉक्टर विवेक राजपूत जी को आज के महासत्र के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी को हमारा प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योगपीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर, और आज के सत्र में डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है करते हैं आज के वक्ता सर के पास, और आज के विषय में बताएंगे। सर आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले ठाकुर जी को नमन, हमारे आद्य देवता धन्वंतरी जी को नमन, और मेरी बारे में जानकारी देता हूँ। मैं डॉक्टर विवेक राजपूत, मेरा MD स्वस्थवृत्त हुआ है पुणे DY पाटिल कॉलेज से, और मेरा OPD है यहाँ पर बुल्डाना में, और हम आयुर्वेद और पंचकर्म का प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। आज का यह विषय दिनचर्या हमने लिया है, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आजकल की जो कुछ बीमारियां आजकल होते जा रही है, जो कुछ नए नए व्याधि हमारे अंदर दिखाई दे रहे हैं, या फिर हमारे ये सब जो वात पित्त कफ, ये 3 दोषों की जो साम्यावस्था बिगड़ते जा रही है, तो इन सब चीजों के लिए कारण क्या हो रहा है, यह अगर हमें देखना है
तो हम समझ में आएगा हमें कि हमारी किधर तो भी कहीं तो भी दिनचर्या खराब होती जा रही है, दिनचर्या बिगड़ते जा रही है, उसके साथ साथ ऋतुचर्या बिगड़ते जा रही है। और ये दिनचर्या मतलब क्या, ऋतुचर्या मतलब क्या, तो इसके बारे में हमें सखोल में अभ्यास करना, उसका अध्ययन करना, यह बहुत ही जरूरी होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हमने देखा दिनचर्या यह शब्द की व्याख्या क्या है, तो संस्कृत में अगर हम देखते हैं तो इसका जो फोड़ होती है तो ये होती है दिने दिनेचर्या, दिनस्य चर्या इति वा दिनचर्या। मतलब क्या, जो हम डेली रूटीन में हर बार करते आते हैं उस चीज को दिनचर्या कहते हैं। अभी दिनचर्या का महत्व क्या है, तो दिनचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगर हमारी दिनचर्या अच्छी रहेगी, हमारी दिनचर्या अगर शास्त्रों में वर्णित है वैसी ही होगी, तो हमें व्याधि बहुत कम से कम व्याधि होंगे, हमारा जीवन स्वस्थपूर्ण रहेगा। जैसे कि आज बहुत महत्वपूर्ण व्याधि होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब व्याधि जो है ये दिनचर्या की इधर तो भी रुकावट हो रही है, इसके वजह से ही होते जा रहे हैं। अगर हम दिनचर्या अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारी ये व्याधियों से मुक्तता हो सकती है। तो इसलिए हमें दिनचर्या यह टॉपिक अभी हमने इस वेबिनार में लिया है। सबसे पहले हम दिनचर्या में सबसे पहला पॉइंट आता है सुबह उठना। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं कि कोई सुबह 11 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, और इन सब चीजों का हमारे शरीर में विपरीत परिणाम होते दिख रहा है। शास्त्रों में क्या वर्णित है, तो शास्त्रों में वर्णित है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। मतलब क्या, तो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण होना चाहिए, हमने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। अभी ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या, ब्रह्म मुहूर्त मतलब अगर ब्रह्म मुहूर्त मतलब हमारा सूर्योदय से पहले 50 मिनट्स पहले का जो समय है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह ब्रह्म मुहूर्त की प्रथम व्याख्या बोली गई है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फायदे होने वाले हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें अध्ययन, अगर जो कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के लिए बहुत अच्छा समय है। दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन लेवल, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत अच्छी रहती है, उसका हमें बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। और दूसरी बात, अगर आप देखिए, अगर आप जल्दी उठते हैं तो उस दिन हमारा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है, बहुत फ्रेशनेस हमारे लाइफ में रहता है, उस दिन का हमारा जो टाइम स्पेंड रहता है वो बहुत अच्छे से गुजरता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत। स्वस्थ रक्षार्थम आयुष, मतलब क्या, स्वस्थ रक्षार्थम मतलब स्वास्थ्य का रक्षण करना और आयुष्य का रक्षण करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यह अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ है आयुर्वेदा में, तो उसमें यह वर्णित किया गया है। वाग्भटाचार्य जी जो है उन्होंने सबसे बहुत अच्छे से ये बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थम आयुष। तो यह सबसे बहुत ही अहम बात हमने पहले जानी है। उसके बाद में आता है प्रातः विधि वगैरह, हमने जो ये करना है, तो ये सबसे पहले उठने के बराबर प्रातः विधि होना चाहिए। अभी इसके लिए अगर हम लेट उठते हैं तो हमारा जो वात का काल होता है वो निकल जाता है, कफज काल स्टार्ट होता है, और फिर हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियों से गुजरना पड़ता है। पेट साफ न होना, पेट में गैसेस होना, अपचन होना, ये सब चीजें बहुत ही कॉमन होते जाते दिख रही है हमें। तो इसका भी कारण हमेशा यही रहता है कि हम जल्दी उठते नहीं है। तो हमें बहुत सबसे मेन चीज जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाद में हमें बोला है कि प्रातः विधि का हमने जो अभी डिस्क्रिप्शन दिया वही ऐसा रहेगा। बाद में स्नान करने के लिए हमने बहुत 2 तरीके बताए। शीत जल से स्नान कर सकते हैं, उष्ण जल से स्नान कर सकते हैं। शीत जल से अगर स्नान करते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे फायदे देता है। बट कोई व्याधित है, बच्चा है, या कोई वृद्धावस्था में जो है उन लोगों के लिए, या फिर गर्भिणी है, इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत हमने दिया है कि भाई आप ये कर सकते हैं, उष्णोदक से स्नान कर सकते हैं। तो यह स्नान का महत्व बताया है। स्नान से पहले क्या करना है, तो उद्वर्तन मतलब देखिए दिवाली के समय में हम अभी उपटन लगाते हैं,
तो वो उपटन लगाना यह भी इसमें ही आता है उद्वर्तन में। यह हमने वैसे तो हमने हमेशा रोज के दिनचर्या में हम उपटन लगाना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है। पर अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत अलग अलग कंपनीज के सोप बेस आते हैं, सोप्स आते हैं और हम वो सोप्स यूज करते हैं और उसके भी विपरीत परिणाम हमें दिखाई देते हैं। तो हमने अगर यूज करना है तो उपटन यूज करना है, उससे हमारे जो रोम रंध्र है, स्वेट पोर्स है, वो ओपन अप होते हैं। तो उपटन से ही हमने नहाना है। ये एक सबसे बहुत अहम बात बताई है आयुर्वेदा में। बाद में उपटन के बारे में अगर बोला है तो उद्वर्तनम कफहरम मेदस प्रविलायनम, मतलब क्या बोला है, उद्वर्तन करने से कफ का हरण होता है, मतलब जो कुछ स्थूलता बॉडी में आती है उसको हम निकाल देते हैं उद्वर्तन से। उसके बाद में बोला है मेद का, जिसके अंदर फैट बढ़ते जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, तो ओबेसिटी कम होने के लिए भी उद्वर्तन बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। उसके बाद में बोला है अभ्यंगम आचरित नित्यम सजराश्रम वातः, मतलब रोज अगर हमने अभ्यंग किया तो हमारे शरीर का वात कम हो सकता है, श्रम कम होता है और जरा मतलब वृद्धावस्था से हम दूर रह सकते हैं। तो हमने हमेशा अभ्यंग करना यह भी बहुत लाभदायक हमारे दिनचर्या में बोला गया है। इसके अलावा हमारे शरीर में अगर मानस व्याधि भी हमारे शरीर में रहते हैं, शरीर के साथ शारीरिक व्याधि के साथ मानस व्याधि भी हमें दिखाई पड़ते हैं, तो उनसे अगर डील करना है, अगर उनसे हमें अच्छे से निजात पानी है, तो हमें एक नस्य बोल के एक ट्रीटमेंट बोला है, वो कि हमने डेली भी कर सकते हैं। नस्य नासा ही शिरसो द्वारम, नाक यह शिर का द्वार बोला गया है आयुर्वेद में, जिसके वजह से जो कुछ मेडिसिन हम नाक में डालेंगे, नस्य के स्वरूप में डालेंगे, वह शिरा प्रदेश में काम करके हमारे मस्तिष्क को चालना देने में बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे अहम है कि नस्य भी हम कर सकते हैं दिनचर्या में। इसका भी हमने समावेश अगर किया नस्य का रोज के दिनचर्या में, तो आपने हमारे शरीर में बहुत ही अच्छे लाभ हम मिल सकते हैं। तो यह हो गया नस्य के बारे में। फिर बाद में आता है नस्य हो गया। उसके बाद में हम ब्रेकफास्ट के बारे में बात करेंगे। ब्रेकफास्ट वैसे तो हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में ब्रेकफास्ट ऐसी कोई संकल्पना हमें दिखाई पड़ते नहीं दिखती है। ब्रेकफास्ट के अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो हम सुबह जल्दी खाना खा सकते हैं एट 10 AM, 10 बजे, सुबह 10 या 11 बजे। अगर हम सुबह उठते हैं और उठने के बाद अगर हम सुबह 6-7 बजे उठते हैं, तो हमें 10-11 बजे तक अच्छी तरीके की भूख लगती है और उस टाइम पर अगर हम खाना खाते हैं तो हमें इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और ब्रेकफास्ट स्किप करना यही हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। उसके बाद में बताया गया है कि दीवास्वाप ये भी एक बहुत बड़ी और अच्छी कंसेप्ट है। दीवास्वाप मतलब दिन में सोना। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं। ये दिन में सोते हैं तो रात में नींद नहीं आती है, ये भी बहुत लोगों की परेशानी होती है, हमें रात में नींद ही नहीं आती है। पर आप दिन में सोते, ये डॉक्टर को नहीं बताया जाता। तो दिन में सोना यह भी उचित नहीं है। दिन में सोने से कफ का प्राबल्य बढ़ता है और उसका कफ का प्राबल्य बढ़ने की वजह से हमें जो बीमारियां होती है वो स्थूल मतलब प्रमेह जैसी, ओबेसिटी जैसी ऐसी बीमारियां हमें बढ़ने लगती है। तो इसलिए दीवास्वाप भी निषिद्ध हमारे आयुर्वेद में बोला गया है। अभी हम अगर शाम का खाने के बारे में बात करते हैं, एट इवनिंग में अगर हम खाने का बात करते हैं, तो बहुत लोगों का कोई रूटीन ही नहीं रहता है। कभी कोई बोलता है हम 10 बजे खाना खाते हैं, कभी रात में 11 बजे खाना खाते हैं, कभी 8 बजे खाना खाते हैं, ऐसे कोई रूटीन फिक्स नहीं होता है। बट आयुर्वेद बोलता है अगर आप सुबह 10 या 11 बजे अगर खाना खाते हैं सुबह का, तो आपको शाम में 6-7 के दरमियान अच्छी तरीके की भूख लगती है। तो यह कालावधि बहुत उचित बोला गया है आहार सेवन के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। रात का जो निद्रा की अवस्था बोलिए, वो 9 से 10 बजे तक अगर हम सोते हैं तो इट इज वेरी बेस्ट थिंग, ऐसा बोला गया है। यह हमारा अभी एक दिनचर्या का एक हमने बेसिक में कंसेप्ट क्लियर किया है। अभी आहार के बारे में अगर जाना जाए तो आयुर्वेद कहता है कि खाना खाने से आधी घंटा पहले और खाने के आधी घंटा बाद
आपने ज्यादा पानी नहीं पीना है। अगर हम ज्यादा पानी आहार सेवन के वक्त या फिर आहार सेवन के बाद या फिर आहार सेवन से पहले अगर करते हैं तो हमारा अग्निमांद्य होता है, और अग्निमांद्य ही बाकी डिसीजेस के लिए या फिर रोगों के लिए कारण रह सकता है। आयुर्वेद कहता है रोगा सर्वेपि मंदाग्नौ, मतलब क्या? तो आयुर्वेद यह मंदाग्नि, अग्नि मंद होने की वजह से ही डिसीजेस होती रहती है। तो हमें अगर डिसीज फ्री रहना है तो अग्निमांद्य होना नहीं चाहिए, इसके हमें ख्याल रखना है। अगर हम खाना खाने से पहले अगर पानी वगैरह पीते हैं तो उसका एक हमें बैड जो रिजल्ट मिल सकता है वो है कि अग्निमांद्य होगा, और अग्निमांद्य की वजह से बहुत से डिसीजेस होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आयुर्वेद में कही गई है। यह अभी हमारा एक पूरा दिनचर्या के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट हमने देखा है। बाद में और एक कंसेप्ट आता है वो जो छूट गया मेरा, दंत धावन, मतलब क्या? ब्रश। अभी ब्रश करने के लिए क्या बोला गया है कि हम लोग जो यूज करते हैं कि टूथब्रश वगैरह यूज करते हैं या फिर टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो आयुर्वेद बोलता है दंत मंजन यूज करना चाहिए। मतलब खदीर वगैरह, खदीर, नींब ऐसी जो वनस्पति है उनका हमने यूज यहाँ पर करना चाहिए। उनकी जो ट्विग्स रहती है, उनकी जो स्टेम रहती है, उसका अगर हमने ब्रश करके अगर हमने उससे ब्रश करते हैं तो हमारे दांत मसूड़े वगैरह ये जो है ये बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी रहते हैं। तो ये भी एक दंत धावन, यह भी एक बहुत ये बोला है। अभी दंत धावन कब नहीं करना चाहिए, हमने ब्रश कब नहीं करना चाहिए? जब भी हमें अग्निमांद्य मतलब अजीर्ण होगा या फिर मुंह में छाले वगैरह होंगे या फिर ज्वर होगा, कोई बीमारी होगी बड़ी, तो हमने यह नहीं करना चाहिए। ऐसा एक आयुर्वेद में बताया गया है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हमने दिनचर्या के बारे में बोला है। अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो बात कर सकते हैं वैसे। कोई नहीं, कंटिन्यू करिए। कुछ सवाल नहीं है किसी का? जी जी, आगे कंटिन्यू करिए। ओके ओके ओके। तो ये एक दिनचर्या के बारे में हो गया। वैसे ही अगर हमने ये सब कंसेप्ट देखा, इसी के बारे में दिनचर्या के बारे में तो हमारा ये पूरा हो गया। इसके बारे में और किसी को कोई सवाल नहीं है? ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा कैसा है, अगर इंटरेक्टिव अगर बात होती है तो और भी कंसेप्ट में हम डीप में जा सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलिए। बाद में अभी अगर योग के बारे में अगर जाते हैं तो अष्टांग योग हमने देखा ही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आयुर्वेद और योग इन दोनों का भी कंसेप्ट हर जगह पर मिलता जुलता है, साम्य अवस्था दिखाई देती है। जैसे कि यम के बारे में बोला है तो यम जैसे दिया है वैसे ही इधर हमने आयुर्वेद में भी ऐसे ही ये बताए गए हैं। जैसे कि चौर्य वगैरह नहीं करना है, ये सब चीजें कंसेप्ट हमारी आयुर्वेद में भी आती है, योग में भी आती है। ये सब साम्य दिखाई देता है, ये मुझे बताना था इसमें योग में। बाद में स्वस्थ वृत्त की जो है, स्वस्थ की जो डेफिनेशन बताई गई है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर्य से विकार परिमोक्षणम, मतलब क्या? स्वास्थ्य व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रखना, आबादित रखना, यही आयुर्वेद का मेन उद्देश्य है। और आतुर मतलब जो कोई बीमार आदमी है या बीमार लोग हैं उनके लिए उनका विकार से जो बीमारियां जो है उनसे दूर रहना, इसका ये मेन उद्देश्य आयुर्वेद कहता है। वैसे ही योग में भी आता है।
और एक कंसेप्ट हमें इसमें जो स्टडी करना है उसमें एक आता है कि व्यायाम। अभी बहुत बार हमने देखा है कि हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं कि जिम में जाते हैं, बहुत व्यायाम करते हैं, कराया जाता है और एक्सरसाइज की जाती है। इसमें भी बहुत ऐसी बहुत सी चीजें की जाती है और उसका परिणाम स्वरूप बहुत लोगों को कुछ अलग सी टेंडन इंजरी बोले या फिर कुछ अलग सी मस्कुलर इंजरीज वगैरह होती है। तो ऐसा आयुर्वेद बोलता है कि अगर आपको व्यायाम करना है तो वो अर्धशक्ति करना चाहिए। मतलब व्यायाम जितना भी करना है, मतलब अपनी जो ताकत है हमने पहले पहचाननी है और उसके अर्धशक्ति जितना हम कर सकते हैं उसका 50% ही व्यायाम हमने करना चाहिए। यह आयुर्वेद कहता है व्यायाम के बारे में। तो ये भी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हमें बतानी है आपसे कि जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बहुत काम करते हैं दिन में, बहुत मतलब हमारा दिन भर बहुत काम रहता है। कोई खेती करने वाला इंसान होगा तो वो बोलता है हमें दिन भर बहुत काम करते हैं, हमें व्यायाम की क्या जरूरत है। बट व्यायाम या फिर योग, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में, शरीर में पड़ता है। वो कैसे? तो व्यायाम जब करना है तो वो उस वक्त हमारा मन और हमारा तन, ये दोनों चीजें जो है वो हमारे शरीर को सुदृढ़ करने के लिए, शरीर को स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं। और जो काम हम करते हैं वो हम काम करते वक्त हमारा चित्त रहता है, वो हमारा मन रहता है, वो काम में लगा रहता है। जहां पर हमारा चित्त नहीं रहेगा उधर हमारे वो चीज में हमारी शक्ति बटोरी जाएगी और हमारे वो जो रिजल्ट्स हमें जो गेन करने हैं वो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए व्यायाम करना अलग बात है और आपका जो दैनंदिन कार्य करना है वो बहुत अलग है। इसलिए व्यायाम और दैनंदिन कार्य को साथ में लाना ये थोड़ा उचित नहीं होगा। तो हमेशा ये लक्ष्य हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर व्यायाम के बारे में बोली जाए तो जिम वगैरह करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, जिम वगैरह करते हैं और उसके बाद में स्टीम लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग कंसेप्ट जो कि बहुत सारे जिम्स में की जाती है, तो वो भी बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है। उसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो वो ऐसा है कि अगर हम जिम करते हैं तो आप हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बाद में आप तुरंत स्टीम ले रहे हैं। स्टीम लेने के बाद में क्या हो रहा है, बॉडी डिहाइड्रेट होते जा रहा है और बॉडी डिहाइड्रेशन की वजह से लिक्विड जो हमारे शरीर में है उसका पूरा बाहर निकला जा रहा है और उसकी वजह से हमें वीकनेस, थकावट वगैरह ऐसी चीजें आती है। तो आयुर्वेद कहता है स्नेहन करने के बाद ही स्वेदन करना है। मतलब क्या, मसाज अगर करना है, मसाज करने के बाद ही आप स्टीम ले सकते हैं, आपने स्टीम लेना चाहिए। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अगर कोई पेड़ है, पेड़ की टहनी है, उसको अगर हमने तोड़ने का कोशिश किया तो वो डायरेक्टली टूट जाएगी। अगर उसको हम ऑयलेशन करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसके बाद अगर हमने उसको तोड़ने का कोशिश किया तो इट विल नॉट ब्रेक, वो क्या हो जाएगी, वो झुकेगी, वो मोड़ी जाएगी बट टूटेगी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आयुर्वेद में कही गई है व्यायाम के बारे में। तो इसके भी हमने हमेशा व्यायाम करते वक्त या फिर योगा करते वक्त या फिर इन चीजों के वक्त हमने याद में रहना चाहिए। बहुत बार घृतपान के बारे में एक कंसेप्ट आती है। बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर्स या फिर जो बहुत सारे जो हमारे सर्वसामान्य लोग हैं वो बोलते हैं कि हमने अगर घी खाया तो हमारा वेट बढ़ेगा या फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, ये सब चीजें आती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि घी खाने से हमारा वेट बढ़ेगा क्या। तो घी में अभी दो प्रकार बताए गए हैं, गो घृत बताया गया है और माहिष घृत बताया गया है। माहिष घृत या माहिष दुग्ध, ये दो भी सब चीजें जो है ये वेट गेन करने में जाता है। और गोघृत यह बहुत अच्छा हमें बताया गया है और गोघृत का सेवन अगर हम करते हैं तो हमें बहुत सारे बीमारियों से निजात मिल सकती है। तो हमने गोघृत का सेवन करना चाहिए, इससे कोई हमें विपरीत परिणाम हमारे शरीर पर नहीं मिलेंगे, ये आयुर्वेद बताता है। तो गोघृत का सेवन बहुत ही अच्छा बताया गया है, उसके बारे में भी सबने सोचना चाहिए। दूसरी बात अगर देखी जाए तो हमने ये बताया गया है
तक्रपान, तक्र मतलब ताक, छाछ बोलते हैं हम लोग, मराठी में ताक बोलते हैं और हिंदी में छाछ बोलते हैं। तो छाछ जो पीना है, तो छाछ पीने से क्या होता है, तो देवानाम ही दुर्लभम इति तक्रम अस्ति, मतलब क्या, जो भगवान को भी, भगवान इंद्रदेव को भी जो दुर्लभ है वो चीज मतलब तक्र बोला गया है, और तक्रपान यह सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। तो हमने रोज तक्रपान करना चाहिए, उससे अर्श मतलब भगंदर, मूलव्याध वगैरह जो ऐसी बीमारियां है, बवासीर वगैरह सी जो बीमारियां है, या फिर डाइजेशन रिलेटेड जो इश्यू है, वो बहुत अच्छी तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो तक्रपान बहुत अच्छा यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में दधी मतलब दही, दही का सेवन, तो दही का सेवन थोड़ा सा इधर हमने शरीर का, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो ही इधर आयुर्वेद बोलता है कि आपने दही सेवन करना चाहिए, दही खाना चाहिए, या तो फिर नहीं खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। और आहार सेवन के बारे में अगर हम जाते हैं तो बहुत लोगों का कहना है कि हम मतलब रात का बचा हुआ सुबह खाते हैं, सुबह का बचा हुआ रात में खाते हैं। तो ये भी एक चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है हमारे लाइफस्टाइल में, तो ये भी बहुत बुरी चीज है। लाइफस्टाइल अगर हम अपनी लाइफस्टाइल अगर हमें अच्छी रखनी है तो हमें इन चीजों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने मतलब कल का बचा हुआ सुबह खाना या सुबह का बचा हुआ शाम में खाना, मतलब 3 से 4 घंटा या फिर आवर्स अगर हमारा वो खाना पकाने के बाद में जाता है और हम उसके बाद में खाना खाते हैं तो इट इज इंजीरियस टू आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के वो दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव हमारे हेल्थ में दिखाएगा। तो इसलिए हमें खाना खाते वक्त हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी खाना हम खाएंगे वो उष्ण रहना चाहिए, गर्म रहना चाहिए और तभी का तभी पकाया हुआ रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों में बहुत कंसेप्ट रहता है, स्पेशली लेडीज में हम ज्यादा देखते हैं कि क्या है, फ्रिज में बचा हुआ आटा रहता है, फ्रिज में रखा जाता है और शीत, उसको हम संस्कृत में शीत कपाट बोलते हैं। तो फ्रिज में अगर हम रखते हैं ये आटा तो उसके बाद में अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो अच्छा रहेगा क्या, ऐसा एक बहुत बार सवाल हमने देखा गया है। तो ये भी बहुत गलत चीज है। कोई भी चीज आप फ्रिज में रख के अगर खाते हैं तो वो भी आपको हानिकारक प्रभाव भी देगी, उसके अंदर काल संस्कार हुआ रहता है और वो काल संस्कार विपरीत परिणाम हमारे शरीर पे दिखाएगा। तो कोई भी चीज अगर आप फ्रिज में रखते हैं और बाद में खाते हैं तो उसका भी हमारे शरीर में विपरीत परिणाम दिखाएगा। आपको जो भी वेजिटेबल्स लाना है ज्यादा करके आप जो कुछ रहेगा नेचुरली फ्रेश मिलेगा उतना खाने की कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप रख सकते हैं, बट पकाया हुआ अन्न फ्रिज में रखना बहुत ही बुरा असर हमारे शरीर पर देता है, इसका भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। बाद में कंसेप्ट हमें बतानी है रात्रों जागरण। आजकल मोबाइल में मोबाइल या फिर इन चीजों में बहुत व्यस्त लोग रहते हैं। व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह में बहुत लोगों का बहुत टाइम चला जाता है और मतलब बहुत देर तक वो जागरण करते रहते हैं। मतलब रात को 9-10 बजे अगर हमारे सोना रहता है बट हम मोबाइल में हाथ में लेते, कब 1-1.5 घंटा निकल जाता है, 1 आवर निकल जाता है वो हमें पता भी नहीं चलता है और हम फेसबुक व्हाट्सएप में कंटिन्यू हम मोबाइल में देखते रहते हैं और इसका प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत बुरा आते रहता है। वो एक तो मतलब नेत्रों में आता ही है और उसका बाद सेकंड जो आता है रात्रों जागरण का परिणाम जो है वो हमारे पूरे शरीर पर भी दिखाई देते हुए आता है। हमारे शरीर में उष्णता बढ़ती है, मतलब पित्त का प्रकोप होने लगता है। तो पित्त का प्रकोप ना हो इसलिए हमें रात्रों जागरण टालना चाहिए, रात में जागरण टालना चाहिए। जो भी लोग बहुत रोज का रात में जागरण करते हैं उनके अंदर हीट की समस्या बहुत ज्यादा आती है, पिंपल्स वगैरह ज्यादा आना, हेयर फॉल ज्यादा होना या फिर हेयर व्हाइट होना, ये चीजें आम समस्या हमारे शरीर में दिखाई देती है। बहुत से लोगों को एसिडिटी की तकलीफ रहती है, तो इसका भी प्रभाव हमारे शरीर पर आता है रात्रों जागरण का। तो रात में जागरण करना यह भी हमने टालना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। एनी क्वेश्चन? जी नहीं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू, ओके। अभी रात्रों जागरण हो गया।
अभी हम थोड़ा आयुर्वेद और पंचकर्म के बारे में देखते हैं। आयुर्वेद और पंचकर्म ये कंसेप्ट क्या है? तो पंचकर्म, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं हमें पंचकर्म करना है, बट पंचकर्म इज अ वेरी वास्ट कंसेप्ट और उसके लिए हमें बहुत सारा चीजें देखना चाहिए। प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, शरीर में डिसीज कौन सा है और पेशेंट का प्रकृति के अनुरूप क्या पंचकर्म कौन से पेशेंट को होना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी पड़ती है। तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं पेशेंट्स के कि सर हमें पंचकर्म करना है, हम कब आना चाहिए, कब करना चाहिए पंचकर्म। तो इसके बारे में भी थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। तो पंचकर्म यह बहुत वास्ट कंसेप्ट है, उसको हमें देखना है तो कैसे देखेंगे? तो प्रमुख जो पंचकर्म आते हैं, बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, उसके बाद में वमन आता है और विरेचन आता है, बाद में नस्य आता है। तो ये कंसेप्ट हो गई 5 पंचकर्म। पंच मतलब 5 में आता है नस्य, वमन, विरेचन, बस्ती और शिरोधारा, ये से 5 आते हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग कंसेप्ट को इधर ये दिया है। बस्ती में भी 2 प्रकार आते हैं, निरुआ और अनुवासन। निरुआ बस्ती मतलब काढ़े वाली बस्ती रहती है और अनुवासन बस्ती मतलब तेल वाली बस्ती रहती है। तो ये 2 कंसेप्ट, बस्ती में भी 2 चीजें 2 डिफरेंशिएट किया गया है। पंचकर्म मेनली कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, वो देखिए। पंचकर्म में बस्ती, यह ट्रीटमेंट जो है ये वातज व्याधियों के लिए बताई गई है और वात का काल जो बताया गया है वो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो बताया गया है वो वर्षा ऋतु बताया गया है। मतलब वर्षा ऋतु में हमने पंचकर्म करना है तो हम बस्ती कर सकते हैं, मतलब ये निरोगी व्यक्ति के लिए है। अभी पंचकर्म क्यों करना चाहिए? तो अभी हमारे पास 4 व्हीलर रहती है, 2 व्हीलर रहती है, वी हैव बाइक्स एंड मोटर व्हीकल्स, और हम उनका ऑयल चेंज करना या फिर उसका सर्विसिंग करना या फिर साइकिल होगी उसका ऑयलिंग करना हम हमेशा करते रहते हैं। 6 महीने बाद, 1 साल बाद कंपनी का आपको कॉल आता है और आप उस तरीके से आप उन चीजों को देखते हैं और उसका सर्विसिंग या ऑयलिंग करते हैं। अगर हम नहीं करते तो क्या होने वाला है? नहीं करते तो हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी, इधर रास्ते में बंद पड़ जाएगी, ये हमारे लिए आम समस्या हो जाएगी, बराबर है। तो अगर ये चीज, जितना ख्याल हम हमारे बाइक या कार का रखते हैं उतना ही ख्याल हमें हमारे शरीर के बारे में, शरीर का रखना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे आयुर्वेद में बताई गई है कि हमेशा अपने शरीर को, हमारे जो हम जैसे हम गैजेट्स को प्यार करते हैं वैसा ही प्यार हमारे शरीर के लिए करो, हमारे आत्मा के लिए करो, हमारे मन के लिए करो। उसी के लिए हमने क्या करना चाहिए? तो पंचकर्म का आप आधार ले सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन शैली को अगर हम रखते हैं हमारे साथ में, उसके वजह से भी हमारे इधर की जो चीजें हैं ये सब कम हो सकती है। योग का अध्ययन करने से भी हमारी इधर की जो शारीरिक व्याधियां है या फिर मानसिक व्याधियां है इनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से निजात पा सकते हैं, यह आयुर्वेद में बताया गया है। अभी पंचकर्म में हमने जो बोला है बस्ती के बारे में तो ये हो गया। बाद में वसंत ऋतु में हमने बताया गया है कि हमने कफज व्याधियों के लिए वमन करवाना चाहिए। वमन मतलब उल्टियों द्वारा जो कुछ शरीर में कफ का प्रकोप हो जाता है, वो कफ प्रधान जो व्याधि हमारे शरीर में होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है वमन, तो वो भी हम करवा सकते हैं। बाद में एक विरेचन बोल के कंसेप्ट आती है, उसमें जुलाब लगते हैं, उसमें कुछ 7 दिन तक हम घृत सेवन हम पेशेंट को करवाते हैं, घृतपान करवाते हैं और घृतपान करवाने के बाद में 1 दिन मसाज या स्टीम होता है और उसके बाद में हम विरेचन या फिर वमन ऐसे डिसाइड करते हैं और वमन या फिर विरेचन ये हम पेशेंट को हम उस वक्त देते हैं। तो वमन या विरेचन करना है तो उसके लिए ये सब चीजों में फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद में लास्ट में आता है संसर्जन क्रम। मतलब क्या होता है? वमन विरेचन में जो कुछ हमारे शरीर में जो कुछ अग्निमांद्य हो चुका है, मतलब क्या होता है वमन विरेचन के वक्त हम पूरी तरीके से हमारे जो दोष होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने की वजह से हमारे शरीर एकदम पूरा कमजोर हो जाता है और उसकी कमजोरी वापस उसमें ताकत बढ़वाने के लिए हम उधर संसर्जन क्रम का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो संसर्जन क्रम ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई है। तो वमन और विरेचन, ये वासंतिक वमन, आपने बहुत बार नाम सुना होगा। वासंतिक वमन का शिविर का आयोजन आयुर्वेदाचार्य कोई डॉक्टर ने किया है, तो ये भी चीज वसंत में हम वमन के बारे में
देखते हैं। वैसे ही विरेचन के बारे में हम पित्त से, अगर हम पित्त जो दोष है, पित्त दोष के साथ हम विरेचन का हम ये देखते हैं, और विरेचन हम पित्तज व्याधियों में करवाते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। मेरे एक पेशेंट थे, लेडीज थी, 36 एज उनका था, और उनको बहुत ही जी घबराना, दिल की धड़कनें तेज होना, और उसके साथ साथ उनको ना ऐसे घबराहट सी होना हमेशा, और बीपी उनका हमेशा 170, 120, 110 ऐसा रहता था। तो बहुत एक विलेज लेवल की बात है, और ऐसा में उनको फिर उनकी बात हमसे हुई और हमने उनको विरेचन एडवाइस किया। फर्स्टली वो तो तैयार नहीं थे, बाद में उनको हमने बहुत अच्छे से उनको बातचीत करके हमने उनको तैयार किया और उनका विरेचन करवाया गया। विरेचन करवाने के बाद में उनका जो रिजल्ट आया, उसमें अभी तक उनको कभी घबराहट सी नहीं रही, ना कभी उनको जी मचला या फिर हार्ट में जो चेस्ट पेन जो बोल रहे हैं हम लोग, वैसा कुछ ना होना। और उसके साथ साथ बीपी की गोली अभी 3 साल हो गए हैं, बीपी की गोली हमने अभी तक लिया नहीं है। इतना अच्छा रिजल्ट हम विरेचन के द्वारा हमारे पेशेंट्स को या फिर हमारे जो है पंचकर्म करवा के हम दे सकते हैं, और बहुत ही अच्छा काम इधर पंचकर्म हमारे व्याधियों में करवाते हैं। अभी ये हो गया वमन, विरेचन, बस्ती, इनके बारे में। नस्सी के बारे में हमारा बात हो ही चुका है। उसके बाद में हम देखते हैं कर्णपूरण, मतलब कान में तेल डालना, कान में विशिष्ट प्रकार का तेल डालना, इसको हम कर्णपूरण कहते हैं। उसके बाद में हमारे इसमें आता है अलग अलग प्रकार की बस्तियां आती है, मतलब बहुत पेशेंट में घुटनों का दर्द रहता है, तो उसको घुटनों का दर्द कम करवाना है हमें, तो उसमें हम जानू बस्ती नामक एक ट्रीटमेंट है, उसका भी बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। मेरे ही माता जी को बहुत ही ज्यादा घुटनों का दर्द रहता था, वेट थोड़ा ज्यादा था, इसकी वजह से डॉक्टर्स, मतलब मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो उस वक्त मैं जो एलोपैथी डॉक्टर के पास गई, तो उनको बोला कि आपको अभी डाइनिंग टेबल का यूज करना पड़ेगा, आप पलथी मार के बैठ नहीं सकते हैं, आपको अभी चेयर पर ही बैठना पड़ेगा, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए। लैट्रिन को जाना है तो कॉमन टॉयलेट यूज करना पड़ेगा, इंडियन टॉयलेट आपको यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे उनको ये आ गए। जब मैं पुणे से मतलब औरंगाबाद हम रहते थे तब औरंगाबाद में आया, तो मैंने मम्मी से बात किया, तो उनको हमने जानू बस्ती का ट्रीटमेंट चालू कर दिया। 15 डेज कंटिन्यू जानू बस्ती करने के बाद में शी वॉज एबल टू सिट ऑन द ग्राउंड, फ्लोर पे वो अच्छी तरीके से बैठ पाई, उनको कोई तकलीफ अभी तक घुटनों की नहीं रही है, और बहुत अच्छा तरीके का रिजल्ट हम जानू बस्ती से यहाँ पर दे सकते हैं। ये एक ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा है। उसके बाद में हम देखते हैं सियाटिका का पेन बहुत पेशेंट्स का आता है। अब भी हमारे पास एक आर्मी के एक पेशेंट थे, ही वाज इन आर्मी, मतलब अभी भी ऑन ड्यूटी है वो, तो उनको भी बहुत ज्यादा प्रमाण में कटिशूल, मतलब बैक पेन, लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा रहता था, और पैरों में चींटे दौड़े जैसा ऐसा एक सिम्टम आता था, उसको हम सियाटिका भी बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हमें बहुत रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। कटी बस्ती के भी, कटी बस्ती भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, तो उसका भी हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो उनको हमने 8 दिन के अंदर कटी बस्ती करवा के उनको चलना फिरना बहुत अच्छे से होने लगा है। पहले उन्होंने एलोपैथी इसमें दिया, उनको पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स और एंटासिड्स वगैरह देके उनको कुछ रिजल्ट सिर्फ रहता था। जब तक मेडिसिन चल रहा है तब तक उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था, बट आफ्टर मेडिसिन बंद कर दिया कि तुरंत से उनको पेन बढ़ जाता था। तो फिर हमारे पास वो आए और हमने उनको ये कटी बस्ती का ट्रीटमेंट चालू कर दिया, और आफ्टर 7 to 8 days ही वॉज वेरी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनको चलना फिरना बहुत अच्छे तरीके से होने लगा। तो ये ऐसा कटी बस्ती का भी एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आता है। बाद में आपने माधवबाग नामक एक संस्था है पुणे में, इसके बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा। वो बहुत अच्छे तरीके से हृदय रोग, मतलब हार्ट के जो डिसीजेस है उनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो उनके अंदर भी एक मेन ट्रीटमेंट जो आती है वो वृद्ध बस्ती की रहती है। यहाँ पे हृदय का जो प्रदेश है, यहाँ पर हम एक पीठ मतलब आटे का यहाँ पर एक ये गोल बनाते हैं और उसके अंदर ऑयल पोर करते हैं, और उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर वृद्ध बस्ती का हमारे हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ये हो गया वृद्ध बस्ती के बारे में, कटी बस्ती के बारे में, जानू बस्ती के बारे में।
उसके बाद में आता है अष्टोतन, मतलब आई की जो डिसीजेस है, मतलब आंखों की जो डिसीज है, बहुत लोगों में आंखों में कमजोरी होती है, बहुत सारे आंखों की कमजोरियां होने की वजह से आंखों की नसें जो कमजोर होती है, ये वृद्धावस्था में या फिर ऐसे चीजों में बहुत ज्यादा हमें दिखाई पड़ता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइस के यहाँ पर हम आटे का एक गोल करते हैं और उसके अंदर घृत डालते हैं। अलग अलग टाइप के घृत आता है, यष्टि मधु घृत, ऐसे अलग अलग टाइप के घृत आते हैं। और उसका अगर हमने अगर अष्टोदन ये किया, नेत्र दर्पण अगर हमने किया, तो नेत्र दर्पण अगर हम कंटिन्यू 15 डेज टू 20 डेज अगर करते हैं, तो हमारी आंखों की रोशनी भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आते हुए हमें दिखाई देगी। तो ये हो गया नेत्र दर्पण के बारे में। यह पंचकर्म के अलग अलग पहलू हमने बताए। इसके अलावा बहुत सारे पंचकर्म रहते हैं और उनका अलग अलग व्याधियों में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। जैसे कि अग्निकर्म हो गया। अग्निकर्म में क्या होता है, लोह शलाका या फिर ताम्र शलाका या फिर स्वर्ण शलाका, इनका दाग दिया जाता है और उसका भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये भी एक बहुत अच्छी है ट्रीटमेंट बताई गई है। कोई सवाल पूछना है आपको? डॉक्टर साहब, इसमें तेल का इस्तेमाल कौन सा किया जा सकता है? क्या बोल रहे हैं? जो हम अनुवासन करते हैं, अनुवासन में उसमें तेल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? अनुवासन बस्ती के लिए कैसा है, तिल तेल बोला है वैसा। अगर आप मतलब अलग अलग व्याधियों के अनुसार अलग अलग तेल का इधर हमें उपयोग बताया गया है। मतलब सहचर तेल है, ऐसे अलग अलग तेलों का इधर वर्णन किया गया है। ये व्याधि के अनुसार हम डिसाइड करते हैं। ठीक है आगे। और कुछ सवाल है? कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आयुर्वेद और पंचकर्मा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट दिस आयुर्वेद एंड पंचकर्मा। ये इतना कंसेप्ट हमें बताना था ये आज के लेक्चर में। और कुछ सवाल होंगे तो बता सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक राजपूत जी को। आज आपने अति सराहनीय व्याख्यान दिया। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आयुर्वेदा, योगा, पंचकर्मा, अलग अलग स्टेप वाइज जो जैसे ज़रूरत है दिनचर्या को सही करना बहुत अति आवश्यक है। जब तक दिनचर्या सही नहीं होगी तो कोई भी औषधि आपको पूर्णतः स्वस्थ नहीं रख सकती है। आपका योग व्यायाम कितना भी आप करें, अगर आपकी दिनचर्या नहीं सही है तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन था कि आपको सर्वप्रथम दिनचर्या को सही रखना है। दिनचर्या अगर आपकी सही रहती है तो 75% आप ऑलरेडी मतलब निरोग रहेंगे, कोई रोग आपको नहीं रहेगा। फिर भी कोई रोग आता भी है तो आयुर्वेदा आप पर बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट लाएगी और योग करने से आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज के इस व्याख्यान से यही रिजल्ट निकलता है कि आपको इन तीनों का अनुसरण करना ही होगा, आपको अनुपालन करना ही होगा, जिससे आप अपने को आज के इस मॉडर्न युग में भी स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत बड़ी किसी भी बीमारी का शिकार नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस व्याख्यान को सुन करके आम जनमानस को बहुत सारा लाभ मिलेगा और बार बार रिपीट तो वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। स्कूल योगपीठ आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं और अच्छे अच्छे वक्ता के साथ हैं। और आज का भी कोई शक नहीं है इसमें, नो डाउट बहुत अच्छे वक्ता डॉक्टर विवेक राजपूत जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्वयं व स्कूल योगपीठ परिवार की तरफ से उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। और आज के इस कार्यक्रम को हम लोग अब यहीं पर विराम देंगे। इसके लिए हम
डॉक्टर भगवान दास जी दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेटर को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और डॉक्टर विवेक राजपूत जी का साधुवाद करें, धन्यवाद करें और साथ ही शांति पाठ करा के आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं विवेक राजपूत जी का बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो अपना कीमती समय निकालकर जनसेवा में इन्होंने दिया। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आज की जो स्थिति है वो हमारी दिनचर्या के ऊपर बहुत ही डामाडोल है, और इसका व्याख्यान करके विवेक राजपूत जी ने बहुत ही जागरूकता का भाव प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। और अब हम वेबिनार को यहीं विराम देते हैं। उससे पूर्व आइए हम शांति पाठ करें, कमर गर्दन सीधा करें, पूर्णता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। आज के लिए धन्यवाद। कल इसी वक्त 7:30 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। ओम नमस्कार।